उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में रस, छंद और अलंकार के अंतर्गत आपने रस की परिभाषा, उसके प्रकार और उनकी परिभाषाओं को जाना। अब बारी आती है छंद की कि आखिर छंद क्या है। जितने भी हमारे साहित्य में गेय पद हैं वह सभी छंद हैं किसी न किसी प्रकार के। तो इसकी परिभाषा के लिए हम शब्दों का सृजन कर सकते हैं कि छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप हैं। हर एक कविता का एक नियम है, वह उसी नियम के आधार पर लिखी, पढ़ी, गाई और सुनी भी जाती है, तभी वह आनंद देती है। अगर जो अपनी मात्राओं से परे कोई गद्य कविता या कि कोई काव्यात्मक छंद आता है तो वह थोड़ा सा रस प्रदान करने में संकुचित रहता है। तो इसलिए उसका नियमों से बंधे रहना बहुत आवश्यक है। खैर, छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप को कहते हैं। सामान्य धारणा के अनुसार जातीय संगीत और भाषावृत्ति के आधार पर नियमित लयादर्श की आवृत्ति को भी छंद कहते हैं। भाई, किसी क्षेत्र में किसी तरीके की भाषा प्रचलित है, किसी दूसरे क्षेत्र में थोड़ा हट करके कुछ वर्ड प्रयोग होते हैं, तो वहाँ की लयात्मकता वहाँ के छंद में प्रदर्शित होती है। इस तथ्य को यहाँ पर कहा गया। छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होती है, यह अति आवश्यक है, क्योंकि निश्चित मात्राएं नहीं होंगी तो फिर रसात्मकता छंद से चली जाएगी, उसमें नहीं रहेगी, कम रहेगी और वह डिस्टर्ब करेगी। रस की पूर्ण प्राप्ति में डिस्टर्बेंस रहेगा अगर जो मात्राओं का कम या ज़्यादा होना हुआ तो। कहीं कहीं पर अपवाद रहता है। छंद के आदि आचार्य पिंगल हैं और इसी से छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, छंद के कुछ विशेष आधार स्तंभ कह लीजिए या उसके गुण कह लीजिए जो उसमें पाए जाते हैं, जिनसे मिल करके छंद बनता है, उन पे चर्चा करते हैं। आइए उन्हें सुने। पहला चरण। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इनको पद या पाद कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य चरणों पर चलता है उसी प्रकार कविता भी चरणों पर चलती है, चरणों पर खड़ी होती है। तो एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रायः मतलब अक्सर, जो सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। किन्हीं किन्हीं छंदों में जैसे छप्पय, कुंडलियाँ आदि छंदों में 6 चरण होते हैं। वर्ण और मात्रा। वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे लघु हो अथवा गुरु, उसे एक ही माना जाता है। यथा रम, राम, रामा तीनों शब्दों में 2-2 वर्ण हैं। मात्रा से अभिप्राय उच्चारण के समय की मात्रा से है। गुरु में लघु की अपेक्षा दूना समय लगता है। आप इसे पढ़ें, आप इसे सुनें, इसका मनन करें और जब यह आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कोई जादू सा है। इनके प्रयोग से तो मैं भी किसी नए छंद की रचना कर सकता हूँ जो कि इन्हीं छंदों की भांति रसात्मक हो सकता है। तो वर्ण और मात्रा। वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे लघु हो अथवा गुरु हो, उसे एक ही माना जाता है। अच्छा, अब आते हैं कि ये लघु और गुरु हैं क्या और इन्हें कैसे प्रदर्शित करते हैं। लघु गुरु जिसे छोटी मात्रा है, छोटी ई की जितनी मात्राएं हैं, अ, ई, जो कम समय में बोले जाते हैं, ये लघु वर्ण है। दीर्घ वर्ण जो इनको बोलने में लघु वर्ण से दुगना समय या उससे अधिक समय लगता है, जैसे आ, बड़ा ऊ को कहेंगे ऊ, जबकि छोटा ऊ को कहेंगे ऊ। तो ये लघु और दीर्घ हुए। इन्हें प्रदर्शित, लघु को प्रदर्शित करने के लिए एक डंडे का पूर्ण विराम जैसा छोटा सा चिन्ह लघु, और दीर्घ को प्रदर्शित करने के लिए आपका दीर्घ का सिंबल दिया जाता है। तो वो बिल्कुल एस के आकार जैसा थोड़ा सा, या कि कह लें कि इंग्लिश का जो टू लिखा जाता है उसको जस्ट अगर जो आप अपोजिट उल्टा कर दें तो वैसा सिंबल इसके लिए आता है इसमें। फिर आगे आता है गण।
तीन वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को गण कहते हैं। ये आगे हम जानेंगे कि कैसे इनमें तीन वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वो गण उत्पन्न होता है। गणों को समझने के लिए निम्न सूत्र उपयोगी रहता है, जिसको कहते हैं यमाता राज भान सलगा, या एक सूत्र है। इस सूत्र को किस तरीके से, जैसे गण का नाम है यगण। अब इसका संकेत क्या होगा, यगण यगण, इसका संकेत क्या है? अगर जो एक आपका ह्रस्व स्वर है, लघु है और दो दीर्घ हैं तो यगण बनेगा। सूत्रगत उदाहरण क्या इसका आएगा, यमाता। यमाता मतलब या कम समय में बोला गया, या लघु है, माता ये दोनों दीर्घ हैं तो इसके लिए दीर्घ का चिन्ह उत्पन्न होगा। और सार्थक उदाहरण इसका आप ये शब्द यशोदा में देख सकते हैं। यशोदा में या लघु है, शो वर्ण दीर्घ है, दा वर्ण दीर्घ है, तो यशोदा ये किसका उदाहरण हुआ, यगण का। अच्छा, इनको आप जानिए इसी तरीके से। दूसरा है मगण। मगण में तीनों दीर्घ स्वर होते हैं। इसका सूत्रगत उदाहरण हुआ भातारा। भातारा मतलब भा में बड़े आका डंडा, भा दीर्घ हो गया, ता दीर्घ हो गया, रा दीर्घ हो गया, तीनों दीर्घ हो गए। अब इसका सार्थक उदाहरण किसी शब्द में देखना है तो साधारण सा शब्द है एक मायावी, मायावी तीनों दीर्घ। ठीक, तो ये किसका है, ये मगण। गण का नाम इसके क्या है, मगण। ठीक, संकेत इसका क्या है, तीनों दीर्घ के चिन्ह। तीनों उल्टे एस आकार के जो दीर्घ के चिन्ह होते हैं उनसे यह प्रदर्शित होगा। इसी तरीके से आगे आता है तगण। तगण में दो दीर्घ पहले और एक लघु बाद में। फिर तगण के बाद रगण, उसमें दीर्घ लघु दीर्घ। फिर जगण। जगण में लघु दीर्घ लघु। भगण। भगण में आपका आएगा एक दीर्घ दो लघु। उदाहरण भी देख लीजिए इनके साथ में। भगण मैं सबसे पहले आपको भगण का ही उदाहरण देता हूँ, बाकी आप बुक में देख लीजिएगा आप लोग। दरअसल परीक्षाएं लगभग नज़दीकी समझिए आप, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा हिंदी का या छंद कहने के लिए। तो जगण का उदाहरण जैसे दिया गया कि इसका संकेत है एक लघु, फिर दीर्घ और फिर लघु। ठीक, तो इसका जगण का आपका आएगा सूत्र के द्वारा जभान। ज खाली, भा में बड़े आ की मात्रा और ना खाली, तो दो हो गए आगे पीछे के आपके लघु, और बीच का हो गया भा जिसमें बड़े आ की मात्रा है, वो हो गया दीर्घ। अब इसका भाषागत सार्थक उदाहरण देखना है तो आप जलेश, जा खाली लघु है, ला में एक ही मात्रा दीर्घ है, शा खाली शा लघु है। इसी तरीके से आपके आगे भी आते हैं भगण, नगण और सगण। ठीक, इनके सबके उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उनको आप देख लें। और अगर जो कोई समस्या आपको इन्हें समझने में आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसमें पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा अगले वीडियो में। खैर, इसी के अंतर्गत आते हैं सम, अर्धसम और विषम। जिन छंदों, अब छंद देखिए कैसे बनेगा, यहीं से छंद ये जो आपके गण और वर्ण मात्राएं तथा चरण हैं, इन्हीं से ये आपका निर्मित होने लगता है, बनने लगता है। सम, अर्धसम और विषम ये क्या है कि जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों वे सम वर्ण कहलाते हैं। जैसे चौपाई छंद कहलाते हैं। जैसे चौपाई, जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों वे सम कहलाते हैं। जैसे चौपाई, इंद्र, वज्रा आदि। जिनमें पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राएं या वर्णों में समता हो वे अर्धसम कहलाते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, दोहा पढ़ा आप लोगों ने, सोरठा पढ़ा है? इंद्र, वज्रा, चौपाई कभी पढ़ी? रामचरितमानस पढ़ी है, उसमें सब है। रामचरितमानस हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अमृत है। अगर जो आप उसे पढ़ते हैं तो उससे अच्छी हिंदी आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। जिन छंदों में 4 से अधिक 6 चरण और वे एक से ना हो, सब अलग अलग हों, विषम कहलाते हैं। जैसे छप्पय और कुंडलिया, गिरधर की कुंडलिया शायद आप लोगों ने पढ़ी हो। खैर, गति, पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं, यह छंद का एक तत्व है। और यति, छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं।
इतनी चीज़ें मिलकर के एक छंद बनता है और वह आदर्श छंद होता है अगर जो इन नियमों का पालन किया जाता है और इन तत्वों को छंद में समायोजित किया जाता है। छंद के प्रकार, छंद दो प्रकार के होते हैं। मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतः दो प्रकार के माने गए हैं। पहला मात्रिक छंद और दूसरा वर्णवृत्त। मात्रिक छंद क्या है? मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है, वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या नियत रहती है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं पहला छंद चौपाई छंद। ये छंद कितने प्रकार के होते हैं? जो मात्रिक छंदों में जो आया है उसका आप लोगों के जो पाठ्यक्रम में आना हुआ है वह लगभग इसमें दिए हैं 7 प्रकार के आते हैं। और इसके बाद वर्णवृत्त छंद आते हैं, लेकिन पहले ये 7 प्रकार के ही माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला है चौपाई। तो चौपाई सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब सभी मात्राएं इसमें बराबर रहती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगण के प्रयोग का निषेध है। अब देखिए आपकी वही चीज़ें काम करने लगी कि अगर जो आप भाई विद्यार्थी हैं, केवल अंक ही प्राप्त करना आपका ध्येय है तो ठीक है, आप इसे इस स्तर पर, लेकिन अगर जो आप काव्यगत आप इनका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप फिर वहीं से जुड़ेंगे कि कोई भी चौपाई आप लिख रहे हैं तो उसके अंत में जगण और तगण का निषेध रहेगा, वो नहीं आ सकते। हालांकि अगर जो भाई कोई कहे तो कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो इस आदर्शतम परिभाषा में आएंगे, छंद की परख होगी, वहाँ पर उसे बाहर कर दिया जाएगा, अमान्य रखा जाएगा, चाहे कितना भी सुंदर छंद बन पड़ा हो। तो अच्छा, अब फिर वही चीज़ आपने जगण और तगड़ के बारे में पीछे पढ़ा, ये नहीं हो सकते। अब इसको कैसे समझेंगे? इसमें जैसे एक चौपाई लेते हैं, निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। तो देखिए इसके अंत में जगण और तगण का निषेध है, मतलब नहीं आए। अब जगण और तगड़ आपको पहले पढ़ाया जाएगा। जगण क्या है कि इसमें इसका संकेत है कि पहले लघु, फिर दीर्घ, फिर लघु। तो इसका मतलब इसका इससे वर्ण बनता है जगड़ से जलेश। तो किसी भी उसमें आप ये जलेश या इस तरीके का वर्ड आप शब्द नहीं देखने को पाएंगे किसी चौपाई में, या आप उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते अगर जो आप कोई चौपाई बना रहे हो। जैसे इसमें क्या था, अनुरागे, ठीक, लागे, अंत में चौपाई के। फिर से चौपाई देखिए, निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, सचर अचर सचर चर अचर करत को। तो इसमें क्या आया, पहला अनुरागे आया, फिर लागे आया, फिर को आया, फिर को आया, भरत को, करत को, लेकिन इसमें वह मात्राएं आपको कहीं नहीं मिली, तो इसकी फ्लुएंसी बनी रही। अगर जो आप उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जो कि इसके गण से अलग है, तो फिर वह चौपाई रसहीन हो जाएगी और औचित्यहीन भी मानी जाएगी शैक्षिक स्वभाव से, शैक्षिक नियमों उपनियमों के मध्य। दूसरा आता है दोहा। अच्छा, ये चौपाई थी, इसमें हर एक में 16-16 मात्राएं होती हैं, आप गिन सकते हैं। जैसे पहली लाइन थी, निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। तो इसको आप जब देखेंगे तो निरखि ना में छोटी की मात्रा 1 हो गया, रा खाली 1 हो गया, खा में छोटी की मात्रा 1 हो गया, 3 हो गए। सिद्ध सा में छोटी की मात्रा और ध डबल है, इसलिए। और इसका एक नियम यह भी है कि अगर जो 2 मात्राओं के ऐसे शब्द जो कि ह्रस्व हैं और बार बार आ रहे हैं तो उसे दीर्घ माना जाता है। तो सिद्ध में सा में छोटी की मात्रा है और यह लघु वर्ण होते हुए भी यहाँ पर इसे दीर्घ माना गया है, क्योंकि दूसरा ध दिया है जिसमें दा पूर्ण है, धा में आधा है, तो इसे पूर्ण मान लिया गया है, इसे दीर्घ स्वर में गणना कर ली गई। फिर साधक सामे बड़े आ की मात्रा, तो यह दीर्घ स्वर, धा खाली ह्रस्व स्वर लघु और का खाली लघु। तो आपके हो गए 3 और 3 6 और 4 10 और 16 के लिए लास्ट में अनुरागे शब्द दिया है। तो आ छोटी ऊ की मात्रा 1 वर्ण, ना छोटी ऊ की मात्रा ह्रस्व स्वर 1
वर्ण। फिर उसके बाद रा बढ़िया की मात्रा दीर्घ स्वर में 2 गिने जाएंगे, गा में 1 की मात्रा, तो यह दीर्घ स्वर इसमें 2 गिने जाएंगे, तो 6, यह कुल 16 हो गए पहली लाइन में। ठीक इसी तरीके से आप अगर जो गिनेंगे तो सहज स्नेहु सराहन लागे, पंक्ति होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को, ये आप सब काउंटिंग करेंगे, हर एक लाइन में आपको 16 मात्राएं ही प्राप्त होंगी, क्योंकि यही इसका गुण है, इसीलिए यह चौपाई है। फिर आता है दूसरा दोहा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सम मतलब आधी मात्राएं इसकी चरणों की मिलती हैं। इनमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। उदाहरण देखिए, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु, ज्ञान सभा जन तनु धरे भगति सच्चिदानंद। इस पद्य के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। आपको जिस तरीके से ऊपर चौपाई में गिनाई गई उसी तरीके से आप इसे कहीं पर भी दोहा सोरठा, कहीं पर भी छप्पर कुंडलिया, कहीं पर भी काउंटिंग उसकी इसी तरीके से कर सकते हैं। आपको 13-13 मात्राएं ही मिलेंगी। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं मिलेंगी। अच्छा, मैं इसे जल्दी में पढ़ गया, इसके 4 चरण देख लीजिए। लसत मंज मुनि मंडली पहला चरण, मध्यसीय रघुचंद दूसरा चरण, ज्ञान सभा जन तनु धरे तीसरा चरण, भगति सच्चिदानंद चौथा चरण। ये 4 चरण इसके मिले हैं। ठीक, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और तथा चौथे चरण में और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अतः यह दोहा छंद है। अभी इसके 7 छंदों के उदाहरण और परिभाषाएं और हैं, और चूँकि यह 16 मिनट 17 मिनट होते जा रहे हैं, अतः अगले वीडियो में मैं इनकी 7 जो हैं 5 बचे हुए हैं शेष छंद हैं, उनकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के समक्ष। तब तक आप लोग इनका अध्ययन करें। नमस्कार।